हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एम इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम टोपी शुक्ला कहानी के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। पेट में 7 सुइयां भूखी तो टोपी के होश ठिकाने आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। टोपी शुक्ला कलेक्टर साहब के बंगले की ओर गया था क्योंकि उसका दोस्त इफन अब वहाँ से जा चुका था। उसकी जगह पर दूसरे कलेक्टर साहब वहाँ आए थे। उनके 3 पुत्र थे, उनसे मित्रता करने के लिए वहाँ पर चला गया था, परंतु उन तीनों लड़कों ने उनसे टोपी से मित्रता नहीं की, बल्कि टोपी के पीछे अल्सेशियन कुत्ता छोड़ दिया। उस अल्सेशियन कुत्ते ने टोपी को काट लिया और उसके पेट में 7 इंजेक्शन लगे। उसके बाद वह कभी भी उनके बंगले की ओर नहीं गया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर वह आखिर क्या करे। बच्चा था, वो क्या करे। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब यहाँ पर टोपी का अपनापन कहाँ खत्म हुआ? घर की नौकरानी सीता में, क्योंकि सीता भी ऐसी थी कि घर के सभी लोग उसे डांटते थे और टोपी भी घर का वह सदस्य था जिसको छोटे बड़े सभी लोग डांटते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, दोनों को अपनापन मिलने लगा। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वो बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। एक बार जब टोपी ने कहा कि मैं मुन्नी बाबू मतलब अपने बड़े भाई या छोटे भाई की समान हूँ, उनसे बराबरी वह करने लगा, तो इस बात पर उसकी बहुत पिटाई हुई। तो नौकरानी सीता उसे अपनी कोठरी में ले गई और उसे समझाया। बात यह हुई थी, किस बात पर बहस हुई थी? बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, सर्दियों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया और भैरव के लिए भी नया कोट बना। दोनों भाइयों के लिए नए कोट बने, परंतु टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उतरन मुन्नी बाबू के लिए कोट बना था, परंतु मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, तो वह कोट किसको दे दिया गया था? टोपी को दे दिया गया था। लेकिन था तो उतरन, उतरन मतलब किसी का उतारा हुआ था। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वो खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय यह हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। सब घर के सदस्यों ने उसे डांटा कि तुमने नौकरानी के बच्चे को कोट क्यों दे दिया। और अब क्या तय हुआ कि अब टोपी को सर्दी सहन करनी पड़ेगी। तो टोपी यहाँ पर बोलता है, हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे। बच्चा था इसलिए अपने बालपन में बोला कि हम जाड़ा नहीं खाते हैं, हम तो भात खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं। टोपी ने कहा, तुम जूते खाओगे? सुभद्रा देवी बोली। तो दादी चिढ़कर बोली, नहीं, तुम तो जूते खाने लायक हो, आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जात है। तो टोपी अपने बाल अबोध अवस्था में उत्तर दे रहा है। दादी को कह रहा है कि दादी आपको मालूम नहीं कि जूता खाया नहीं जाता, पहना जाता है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। बड़े भाई ने कहा, तुम दादी से जबान लड़ा रहे हो, तो क्या हम इसकी पूजा करें? तो टोपी कहते हैं, क्या ऐसी दादी की मैं पूजा करूंगा? फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया और राम दुलारी ने यानी कि माँ ने टोपी को पीटना शुरू कर दिया। तू 10वां में पहुंच गई बाल, सीता ने कहा। घर की नौकरानी सीता कहती है कि टोपी तुम 10वीं कक्षा में पहुंच गए हो, तुम्हें दादी से टर्राव के न चाहिए, किनो तोहार दादी बड़ी। सीता उससे कहती है कि तुम्हें दादी से इस तरह से जबान नहीं लड़ानी चाहिए, वो उम्र में तुमसे बड़ी हैं। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। टोपी को 10वीं कक्षा तक पहुंचने में कई परिश्रम करने पड़े थे। वो परिश्रम क्या थे, हम यहाँ पढ़ते हैं। 2 साल तो वो फेल ही हुआ। यहाँ बताया गया है कि टोपी 2 साल फेल हो गया था। जब वो 9वीं कक्षा में था तब सन 49 ही में पहुंच गया था। 9वीं कक्षा में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया, परंतु 10वें में वो सन 52 में पहुंच सका, यानी कि 2 साल लग गए उसको 9वीं से 10वीं कक्षा में पहुंचने में। लेकिन इसका कारण क्या था, यहाँ बताया गया है कि जब वो पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। उसके जो दोनों भाई थे, बड़े और छोटे, वो दोनों फर्स्ट डिवीजन में पास हुए थे, लेकिन टोपी फेल हो गया था। सारे घर में उसे जबान की नोक पर रख लिया था। सब उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। टोपी के बारे में वो बहुत रोया। बात यह थी कि वह गौदी था। सब लोग उसके बारे में क्या कह रहे थे कि मूर्ख है, वो भोंदू है, परंतु वो काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। यहाँ बताया गया है कि टोपी होशियार था, वो योग्य था, परंतु घर का माहौल उसे ऐसा नहीं मिला था कि कोई उसे
पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। यहाँ पर इस गद्यांश के द्वारा बताया गया है कि यदि कोई छात्र कक्षा में 1 से 2 बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे अयोग्य नहीं माना जाना चाहिए। उसके साथ हीन व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, अपितु उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। उसकी परिस्थितियों को जानने का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि क्या कारण है कि वह बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या उसके अनुत्तीर्ण होने का क्या कारण है। हो सकता है वो बीमार हो गया हो सकता है उसके घर का माहौल ऐसा ना हो कि वह पढ़ पाए। यहाँ बताया गया है कि घर के सदस्य उसे कोई न कोई काम बता ही देते थे। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था, दूसरे साल टोपी को टाइफाइड हो गया, तीसरे साल वह 3rd डिवीजन में पास हो गया। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया था। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वो फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। उसके साथ जो पढ़ने वाले मित्र थे वह सब अब दूसरी कक्षा में पहुंच गए थे और दूसरी कक्षा के जो बच्चे अब उसकी क्लास में आ गए थे तो वह सब उसके लिए नए थे। पीछे वालों के साथ अर्थात पीछे की कक्षा वाले बच्चों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं था। एक ही कक्षा में बैठना कोई आसान काम नहीं होता। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है? शाम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो? अक्सर यही होता है। कक्षा में यदि कोई अनुत्तीर्ण छात्र बैठा है तो जब अध्यापक दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी कमजोर छात्र को पढ़ाते हैं, तो उस अनुत्तीर्ण बालक का उदाहरण दिया जाता है, क्या तुम इसी की तरह इस कक्षा में रहना चाहते हो? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। दर्जा अर्थात पूरी कक्षा के बच्चे हंस पड़ते। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लोंदा हो गया था। मतलब गीली मिट्टी का ढेला जैसा हो गया था। उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि अब तो 10वें में भी उसे पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। 2 साल फेल होने के कारण टोपी का अब 10वीं कक्षा में भी कोई दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था, यानी कि 2-3 वर्षों का अंतर आ गया था उसमें और दूसरे बच्चों में जब वह एक ही कक्षा में उन बच्चों के साथ बैठा था। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो उन सब बच्चों में बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। हमने यहाँ पहले ही पढ़ा था कि टोपी को भी अपने परिवार में भी अकेलापन महसूस होता था। ऐसा ही अब उसे अपने स्कूल में भी लगने लगा था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। नोटिस का अर्थ होता है ध्यान देना। जो भी अध्यापक कक्षा में पढ़ाने आते थे वो नए बालकों की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे, टोपी की ओर नहीं देते थे। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता। टोपी हाथ भी उठाता, यदि उसको जवाब आता तब भी कोई उससे नहीं पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे 5 साल पूछ लूंगा। देखिए यहाँ पर कैसा बताया गया। एक बच्चे को जब प्रश्न का उत्तर आ रहा है वो बार बार अपना हाथ उठा रहा है तो कोई भी अध्यापक उससे उत्तर नहीं पूछ रहा। और अंग्रेजी साहित्य के जो अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक थे उन्होंने उससे एक बार पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया कि तुम तो 3 साल से इसी कक्षा में पढ़ रहे हो और हो सकता है अगले वर्ष भी इसी कक्षा में रह जाओ। ये जो नए बालक आए हैं इनका मौका दो, इनसे मुझे उत्तर पूछने दो, तुमसे तो मैं अगले साल पूछ लूंगा। मास्टर साहब की इस बात को सुनकर टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वो बिल्कुल मर सा गया, यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। कक्षा के सारे बच्चे उस पर हंस रहे थे। जब वो पहली बार 9वें में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था, परंतु अब मास्टर के इस व्यवहार से उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर उसी दिन
अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगों में क्या घुसता है? हम लोगों में मतलब तुम हम लोगों में क्या घुस रहे हो? हमसे क्यों मित्रता करना चाह रहे हो? 8th वालों से दोस्ती कर, तुम कक्षा 8वीं के जो बच्चे हैं उनसे दोस्ती करो। हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबन के साथ रहे को हुए है। उसका कहने का मतलब था कि हम लोग जो इस वर्ष तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, तुम हमारे साथ दोस्ती मत करो, क्योंकि हम तो अगली क्लास में चले जाएंगे और तुम इसी में रह जाओगे, तो तुम पिछली क्लास वाले बच्चों के साथ दोस्ती रखो। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। टोपी ने एक बार अपना मानस बना भी लिया था कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं इस कक्षा को पास करके रहूंगा। परंतु अब परिस्थितियां कैसी हो गई? चुनाव आ गए थे और डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। टोपी के पिता चुनाव में खड़े हो गए थे। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो, उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है, क्योंकि घर का माहौल ऐसा होता है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वो पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था? इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, अर्थात बुरी नज़र से बचाए। रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। आखिरकार टोपी शुक्ला तीसरे साल 3rd डिवीजन से कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण हुआ। थैंक यू।